हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। मैं गृह विज्ञान की व्याख्याता हूँ और मैं आज से अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ अपना अध्यापन का कार्य शुरू कर रही हूँ। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में आप लोगों को पता है आपका जो सेकंड पेपर है वो है आपका मातृकला एवं शिशु कल्याण। तो हम इसी सिलेबस के अंदर जो मादा जनन अंग है या जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र है, उसके विषय में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको स्त्री जनन तंत्र का जो आंतरिक भाग है उसका परिचय दे रही हूँ। देखो बच्चों, ये चित्र को स्पष्ट देखिए। इस चित्र के अंदर मादा जनन अंग का पूरा विस्तार से दे रखा है, हर अंग का। मादा जनन अंग जो है उसमें मुख्य जो होता है वो गर्भाशय है। गर्भाशय के ही विभिन्न भाग होते हैं। तो गर्भाशय जो मुख्य गुहा है, जो बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है, मुख्य गुहा, गर्भाशय की मुख्य गुहा कहलाती है। गर्भाशय का जो नीचे का भाग है, गर्भाशय का जो नीचे का भाग है जहाँ पर संकरा हो रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये एक त्रिकोणात्मक है, जिसमें उल्टा त्रिकोण कह सकते हैं। नुकीला हिस्सा नीचे है, तो जो नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ है ये गर्भाशय की ग्रीवा कहलाता है। और गर्भाशय की मुख्य गुहा के दाएं बाएं दोनों तरफ जो नलिकाएं जो हाथ की तरह निकली हुई दिखती हैं, ये अंडवाहिनी नलिका कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स और हिंदी में कहते हैं हम इनको अंडवाहिनी नलिका। और जो इसका नीचे जो संकरा हिस्सा है ये कहलाता है ग्रीवा। गर्भाशय का 2/3 भाग तो मुख्य गुहा से बना है और 1/3 भाग इसका ग्रीवा होता है। ग्रीवा जो है ये इसका संकरा मार्ग है और यही गर्भाशय का प्रवेश द्वार इधर से ही होता है। और गर्भाशय की जो ग्रीवा है ये योनि के अंदर फिक्स रहती है। योनि बाहरी अंगों से आंतरिक अंगों के बीच का मार्ग है योनि का, और ये योनि जो है आगे बढ़कर गर्भाशय गुहा में खुलती है। दोनों तरफ जो अंडवाहिनी नलिका है, इसके आगे जो 2 छोटे छोटे से बादाम के आकार की सी 2 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं अंडाशय। तो ये अंडाशय वो होते हैं जहाँ से अंड या डिंब उत्पन्न होता है। एक नवजात शिशु के, मादा शिशु के शरीर में अंडाशय के अंदर हमारे पूरे जीवन काल में जितने हमको डिंब की आवश्यकता होती है उससे कई गुना अधिक विद्यमान होते हैं, और प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान इनमें से कोई एक डिंब निकलता है बाहर। तो ये डिंबाशय या अंडाशय कहलाते हैं। दोनों तरफ ये संरचनाएं हैं। अब हम एक एक अंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अंडाशय जो है इंग्लिश में देखो इसमें लिखा हुआ है ओवरी। ओवरी या अंडाशय जो है ये 2 होती हैं, आपको दिखाई दे रही है, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है। गर्भाशय की मुख्य गुहा के एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, तो ये हमेशा जोड़े में अवस्थित होती हैं। कहाँ होती है ये? श्रोणी गुहा। श्रोणी गुहा कौन सा हिस्सा होता है बेटा? जो अपना उदर के नीचे का हिस्सा है और जो हमारी हिप बोन होती है उसके अंदर के जो क्षेत्र है वो पूरा श्रोणी क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारी श्रोणी गुहा के अंदर अवस्थित होती है, उदर के निचले भाग में अवस्थित होती है। और कहाँ पर होती है? गर्भाशय के दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक होती है। इसका आकार अंडे के समान होती है इसकी रचना, और ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये अंडाशय जो होता है हमारे बेटा जितने भी उदर के जितने भी अंग होते हैं
उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, उधर के जो हमारे मतलब पेट का निचला हिस्सा जो होता है उसमें एक झिल्ली होती है अंदर, वो झिल्ली सारे अंगों को ऊपर से आच्छादित करके रखती है। तो उसको, उस झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम, है ना। हिंदी में इसको परियुदर्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये पेरिटोनियम जो झिल्ली होती है उससे बिल्कुल सटे हुए होती हैं ये अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या कार्य होता है बेटा? अंडाणुओं का निर्माण। ये अंडोत्सर्ग या अंडे के निर्माण की प्रक्रिया हम आगे के चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। तो अभी केवल इतना ही समझ लीजिए कि अंडाशय के अंदर अंडाणुओं के निर्माण का कार्य होता है। अंडाशय का जो बाहरी स्तर होता है ये तो एपिथीलियम का बना हुआ होता है, जिसे कहते हैं जनन एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल मतलब जनन करने वाली, मतलब जिसमें से कुछ उत्पन्न होता हो, जिसमें से कुछ प्रजनन होता हो, तो वो वाली एपिथीलियम का स्तर होता है इसके अंदर बाहरी तौर से। और इसका जो आंतरिक भाग है ये तंतुओं और संयोजी उत्तकों का बना हुआ होता है। बेटा उत्तक क्या होते हैं आपको पता है? हमारा शरीर जो है उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो मतलब कोशिकाओं का एक पिंड सा जो होगा उसको हम उत्तक कह देते हैं। उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंडाशय के जो आंतरिक भाग में होते हैं वो तंतु मतलब फाइब्रस और संयोजिक मतलब कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाले उत्तकों से बना हुआ होता है, जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? अंडाणु को पैदा करना या अंडाणु को उत्पन्न करना। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक लड़की के अंदर अपरिपक्व रूप में जितने उसके पूरे जीवन में उसको जितने अंडों की ज़रूरत होगी उतने सब पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन अपरिपक्व रूप में होते हैं। और ये अंडाशय के अंदर एक गूढ़ प्रक्रिया के बाद में हर माह, एक माह दाएं उससे, दूसरे माह बाएं से, एक माह दाएं से एक माह बाएं से एक एक अंड का उत्सर्ग होता है या बाहर निकलता है। वो पूरी प्रक्रिया हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक कार्य तो हो गया डिंबाशय का, अंड को उत्पन्न करना। तो ये देखा जाए तो, अगर इसका कार्य देखा जाए तो जितने भी अंडे हैं उनको सुरक्षित रखना, और जब प्रजनन काल आरंभ हो जाता है, स्त्री के जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जब वो प्रजनन के योग्य हो जाती है, तो प्रत्येक माह दोनों में से किसी एक डिंबाशय में से एक डिंब परिपक्व होकर बाहर निकले, ये कार्य होता है डिंबाशय का। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो दूसरा कार्य होता है अंडाशय का, वो 2 प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करती है। हार्मोन हमारे जीवन में बेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हार्मोन हमारी पूरी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और हार्मोन उन स्राव को कहते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां बच्चों क्या होती हैं? हमारे शरीर में जगह जगह बहुत सारी ग्रंथियां हैं। कुछ ग्रंथियां तो ऐसी हैं जिनमें नलिका निकली होती है, तो वो जो ग्रंथियां स्राव उत्पन्न करती हैं वो नलिका के माध्यम से जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पहुँच जाती हैं। कुछ जो होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहती हैं। उनको अंतःस्रावी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई नलिका नहीं होती जो उनके स्राव को बाहर लेके जाए या नियत स्थान पर लेके जाए। ये लेकिन स्राव उत्पन्न करती रहती हैं, अंदर ही अंदर वो स्राव उत्पन्न करती है। और वहाँ पर जो रक्त आता है, घूमता हुआ रक्त परिसंचरण जो करता है, ये हार्मोन उस रक्त में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और शरीर में उस स्थान पर स्वयं रक्त के द्वारा पहुँच जाते हैं जहाँ इनकी आवश्यकता होती है। तो ये अंतःस्रावी तंत्री से जो श्रवण होता है, जो स्राव निकलता है, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। अंडाशय जो होता है ये 2 प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करता है। एक का नाम है ईस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे लड़कियां जब छोटी होती हैं तभी उनके जीवन में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण होने लग जाता है। इस हार्मोन ईस्ट्रोजन की वजह से ही लड़कियों में स्त्रियोचित गुण विकसित होते हैं। वयसंधि के समय पे उनकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमारे शरीर का आकार, स्तन का विकास, प्यूबिक एरिया में और बगल में बाल निकलना, ये सारी, और हमारी आवाज़ का पतली होना, लड़कियों में एक सौंदर्य का विकास होना, ये सब ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं।
तो एक तो ईस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है, दूसरा हार्मोन अंडाशय उत्पन्न करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है बेटा, ये हार्मोन तब होता है जब अंडोत्सर्ग होता है, जब अंडा निकल जाता है बेटा, तो उस स्थान पर एक छोटी सी ग्रंथि विकसित होती है। वो ग्रंथि जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्रिएट करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है, यदि स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो ये प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता जाता है और गर्भावस्था बनी रहती है। अगर किसी वजह से प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्रवण कम हो जाए या बंद हो जाए तो तुरंत गर्भपात हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये प्रजनन काल में, मतलब जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो उस गर्भ के पोषण का कार्य इनडायरेक्ट रूप में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण हार्मोन जो हैं ये हमारे डिंबाशय से स्रावित होते हैं। ये डिंबाशय का या अंडाशय का कार्य होता है। अगला जो भाग है हमारे इसका प्रजनन तंत्र का, वो है अंडवाहिनी नलिका। ये बिल्कुल अंदर की तरफ से चल रहे हैं। पहले अंडाशय के विषय में मैंने आपको बताया, ये जो हल्के से धूसर से रंग के, स्लेटी रंग के जो दिख रहे हैं, दो बादाम जैसी रचना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बताऊंगी अंडवाहिनी नलिकाएं या फैलोपियन ट्यूब क्या होती हैं। फैलोपियन ट्यूब देखो आप, ये चित्र में फिर मैंने छोटे चित्र मैंने साथ साथ लगाया जिससे आप समझ सकें कि जो दोनों तरफ हाथ की तरह से जो निकली हुई दो नलिकाएं हैं, ये दोनों अंडवाहिनी नलिका कहती हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अंडवाहिनी नलिका इनको क्यों कहते हैं। ये अंड का वाहन करती हैं, अंडा इधर से ही जाता है। डिंबाशय से, अंडाशय से जो अंडा उत्पन्न होता है वो इस अंडवाहिनी नलिका के माध्यम से गर्भाशय की मुख्य गुहा तक पहुंचता है। तो इसलिए इनको अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। इनकी स्थिति आप जैसे चित्र में स्पष्ट हो रहा है, ये गर्भाशय के ऊपरी भाग में दोनों बगल में लगी रहती हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं ये। और इसका देखिए आप चित्र से स्पष्ट हो रहा है, एक सिरा जो होता है वो गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा डिंबाशय या अंडाशय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल उसके पास में। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका जो बाहर, जो ये अंडवाहिनी नलिका का जो बाहरी छोर है, ये उंगली जैसी आकृति होती है और ये सदैव हिलती डुलती रहती हैं। इनको हम फिम्ब्रिय कहते हैं, जैसे फिंगर से ही बना हुआ हो नाम, फिम्ब्रिय कहते हैं। और ये झालर जैसी होती है बिल्कुल, और हर वक्त हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको फिम्ब्रिय कहा जाता है। अब इनका कार्य आगे देखते हैं हम। इसकी नलिका की जो भित्ति होती है ये पेशी से बनी हुई होती है और इस भित्ति के अंदर, पेशी से बनी हुई भित्ति के अंदर एक अंतःकला। अंतःकला बेटा क्या होती है, जैसे अपने बाहर त्वचा एक आवरण होता है, ऐसे हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनकी जो आंतरिक सतह होती है उसे अंतःकला कहते हैं। तो इसकी जो अंतःकला होती है, इससे एक विशेष स्राव निकलता है अंडवाहिनी नलिका की अंतःकला से। और ये स्राव जो होता है ये निषेचित अंडाणु, निषेचन मतलब जब गर्भ धारण होता है, एक शुक्राणु डिंब में प्रवेश कर जाता है और निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है आरंभ, तो उस निषेचित अंडाणु को, मतलब जीवन के आरंभ को पोषण करने का कार्य भी ये इसकी आंतरिक सतह का स्राव करता है। और इसी तरह से शुक्राणुओं के भी ये गर्भाशय गुहा से शुक्राणु को डिंब या अंडे तक, जो कि फिम्ब्रिय के बाहरी छोर पर अवस्थित होता है डिंब, उस छोर तक पहुंचाने का, शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य भी करती है और उनका भी पोषण और रक्षण भी करती है। अब अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो फिम्ब्रिय जो कि झालर की तरह हिलती डुलती रहती है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित, अपनी गति की वजह से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और अंडाणु वहाँ पर आकर रुकता है। कितनी देर के लिए बेटा? 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर अगर वहाँ पर कोई शुक्राणु आ गया और उससे निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो गर्भाधान की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है ना। और अगर नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर वो अंडाणु नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये अंडाणु जो है अंडाशय के से बाहर निकलता है और इसको फिम्ब्रिय पे यहाँ 24 घंटे यहाँ पर रहता है। और अंडाणु जो होता है
इसके बाद अंडाणु जो होता है ये फैलोपियन नलिका की मदद से मुख्य गुहा में पहुंच जाता है और फैलोपियन नलिका से ये अंडाणु गर्भाशय की मुख्य गुहा में पहुंच जाता है निषेचन के पश्चात, अदरवाइज ये नष्ट हो जाता है। तो फैलोपियन नलिका का एक प्रमुख कार्य हो गया फिम्ब्रिय के द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना, और अंडवाहिनी नलिका का एक कार्य ये भी है कि निषेचन के लिए स्थल को प्रोवाइड करती है। निषेचन की प्रक्रिया इसी में होती है। दूसरा कार्य क्या है इसका कि शुक्राणु को गर्भाशय गुहा से डिंब तक पहुंचाने का कार्य करती है। डिंब मतलब अंडा, उस तक पहुंचाने का काम किसको? शुक्राणु को। शुक्राणु प्रवेश करते हैं योनि मार्ग से, गर्भाशय की मुख्य गुहा से होते हुए ये अंडवाहिनी नलिका में आते हैं और अंडवाहिनी नलिका इनको डिंब तक पहुंचाती है, जो कि वो डिंब जो कि फिम्ब्रिय के आसपास कहीं अवस्थित होता है। और निषेचन की प्रक्रिया इसी नलिका के बाहरी छोर पे संपन्न होती है और निषेचित डिंब को मुख्य गुहा तक पहुंचाना और उसको रक्षित करना, उसको पोषित करना, ये कार्य भी अंडवाहिनी नलिका के कार्यों में सम्मिलित है। अब ये बात देखिए आप, मैं आपको आगे बताऊंगी, निषेचन की प्रक्रिया भी थोड़ा सा समझाऊंगी बच्चों आप लोगों को। वैसे आपने पिछले वर्ष पढ़ा होगा इसको अपने सिलेबस में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हो या नहीं ध्यान हो तो मैं आपको पुनः दोहराऊंगी इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद में कोशिका विभाजन आरंभ हो जाता है। निषेचित डिंब जो होता है शुक्राणु के प्रवेश के बाद में, और ये धीरे धीरे गर्भाशय की मुख्य गुहा की ओर बढ़ता जाता है। और ये गर्भाशय की जब मुख्य गुहा में पहुंचता है तब जाकर गर्भरोपण, वो गर्भाशय की भित्ति के अंदर धंस जाता है, वहाँ पे गर्भरोपित हो जाता है। ये प्रक्रिया 7 दिन में पूरी होती है, मतलब अंडवाहिनी नलिका में ये 7 दिन तक रहता है। अब क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि निषेचित डिंब के सतह के ऊपर अंकुर से निकल आते हैं, छोटे छोटे खूंटे से निकल आते हैं, और 14 दिन के अंदर अंदर इसको जो भी जहाँ पे ये अवस्थित होगा उसके अंदर धंस के ये वहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो ये 7 दिन के अंदर इसको अंडवाहिनी नलिका की अपनी यात्रा पूरी कर लेनी होती है, किसे? निषेचित डिंब को। इस दौरान अगर वो मुख्य गुहा तक नहीं पहुंचा तो गर्भ रोपण की प्रक्रिया, मतलब गर्भ स्थापित होने की प्रक्रिया इस अंडवाहिनी नलिका में ही हो जाती है। इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब अंडवाहिनी नलिका में ही प्रेगनेंसी हो गई, गर्भ स्थापित हो गया। और उसका परिणाम बच्चों क्या होता है? बड़ा ही घातक परिणाम होता है। घातक परिणाम ये होता है कि अंडवाहिनी नलिका उतना नहीं फैल सकती जितना कि शिशु या भ्रूण बड़ा होता जाता है। तो क्या होगा? आपने किसी चीज़ को गुब्बारे के अंदर छोटी सी चीज़ डाल दी, उसका आकार बढ़ता गया तो क्या होगा? वो फट जाएगा। तो अंडवाहिनी नलिका भी ऐसी स्थिति में फट सकती है और स्त्री के लिए ये बहुत ही घातक स्थिति होती है। उसको तुरंत चिकित्सक के पास जाना पड़ता है और बहुत सारी शल्य चिकित्सा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो वो इसको कहते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर इसके अंदर ही स्थापित हो गया गर्भ तो। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होने पर ना तो आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, गर्भाशय के जो मुख्य जो गर्भाशय के जो और अंग हैं और भाग जो हैं, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करती हूँ। ओके।